620 ની આસપાસ અત્યારે બેંક નિફ્ટી ટ્રેડ થઈ રહી છે અને સેટઅપ જે છે ઘણું પોઝિટિવ છે અને 35,200 ના સ્ટોપ લોસ થી શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર્સ હોય તે લોકોએ લોંગ કરવું જોઈએ. આગળ જતા તેમને 36,000 થી લઈ અને 36,300 સુધીના લેવલ્સ આવતા જોવા મળી શકે છે અને પોઝિશનલ ટ્રેડર્સ અહીંયાથી 1500 પોઈન્ટ ઉપરના લેવલ્સ લઈને ચાલી શકે છે. એટલે જ્યાં આગળ એક નવો આપણે 37,000 સુધીની આપણે એક બેંક નિફ્ટીની અંદર તેજી આવતા જોઈ શકીએ છીએ. નેટ સ્ટ્રક્ચર ઘણું પોઝિટિવ છે અને અહીંયા લાર્જ કેપ બેંક જો થોડોક સપોર્ટ આપશે, કોટક બેંક છે, આઈસીઆઈસી બેંક છે, તો આ જે બેંક નિફ્ટી જે છે આપણને 37,000 લેવલ્સ બહુ ઝડપથી એટલે કે નેક્સ્ટ 2 થી 3 દિવસમાં પણ કદાચ એચીવ કરી દે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે મારી સલાહ એવી રહેશે કે ઇન્ડાઇસીસની અંદર બંને નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટીની અંદર લોંગના ટ્રેડ જાળવી રાખવા જોઈએ અને જે કહેવાય કે મોમેન્ટમ પ્રમાણે તમે જોશો તો બેંક નિફ્ટીની અંદર થોડુંક મોમેન્ટમ હવે વધતું જોવા મળી શકે છે. ઓકે, એની પર આપણે ખાસ નજર રાખતા રહીશું. આભાર રાજનજી જોડાવા માટેના ડિટેલ્સ શેર કરવા માટે. અને ત્યારે જ આગળ વધીએ. હવે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે યુફ્લેક્સના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના ગ્લોબલ સીએફઓ રાજેશ भाटिया जोड़ाई चुके हैं आपके साथ आगे बातचीत करने માટે. शुक्रिया राजेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ से करना चाह रही थी क्योंकि नंबर्स काफी बेहतरीन हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में भी देखे हैं और आपने बताया था जिस तरीके से एक्सपेंशन प्लान आउट हो रहा है तो वॉल्यूम के फ्रंट पे एक अच्छा ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट पूरे साल के लिए भी विटनेस कर सकते हैं. FY22 की अगर बात कर ले तो एक शुरुआत उसी से करना चाह रही थी. यहाँ से क्या ट्रेजेक्ट्री में देखूं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ आगे FY22 के लिए क्या विजिबिलिटी देख रही है, उसी से एक शुरुआत कर लें. हाँ जी मैम, हमने एक चीज जो कैपेसिटीज हमने जो लास्ट 2 साल में जो प्रोजेक्ट एनविसाज किए थे वो इस साल में कुछ इम्प्लीमेंट हो गए हैं और कुछ अभी इस क्वार्टर में हो रहे हैं. तो हमें ये उस जो हमने प्रोजेक्ट्स पोलैंड और इजिप्ट जो लास्ट ईयर में हमने कमीशन कर लिए और उनका पार्शियल ऑपरेशंस था FY20 में, उसके चलते हमें पूरे साल में करीब 22% का ग्रोथ मिला और Q4 में हमें करीब 44% का वॉल्यूम ग्रोथ मिला. क्योंकि वो पूरे साल के लिए नहीं थे वो प्रोजेक्ट, वो Q4 में ज्यादा उनका इम्पैक्ट था. तो उस वजह से हम अगले सालों में भी ये जब नई कैपेसिटीज के बेस पे हम लोग करीब 20 से 25% का वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 से 3 साल के लिए. हमारे पास कैपेसिटी हैं अभी जो हमने कमीशन की हैं या अभी कमीशन और कर रहे हैं. उस कैपेसिटीज के बेस पे इतना 20 से 25% सालाना ग्रोथ अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल रहेगा ऐसा लगता है. मार्केट्स ठीक हैं, मार्केट्स में कोई इश्यूज नहीं हैं डिमांड के. डिमांड इज देयर. इंडिया में भी अच्छा डिमांड है. इंडिया में हर साल 10-15% का डिमांड ग्रोथ पैकेजिंग फिल्म्स में देखने को मिलता रहा है. और क्योंकि हम ज्यादातर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड पैकेजिंग में जाते हैं जहाँ पे हर साल नए प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं. लोगों की आदतें बदल रही हैं कि ज्यादा पैकेज फूड पसंद करते हैं रादर देन ओपन फूड. तो ये स्नैकिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. छोटे पैक्स 5 रुपए वाला, उसमें पैकेजिंग तो सबसे ज्यादा लगती है. तो इन ट्रेंड्स के चलते इंडिया में हम इजीली देख पा रहे हैं कि 10 से 15% का ग्रोथ रेट इंडस्ट्री में रहेगा और हमारे पास क्योंकि एक्स्ट्रा कैपेसिटीज हैं तो हम 20 से 25% का ग्रोथ रेट टारगेट करेंगे. अग्रीड सर. अच्छा, क्योंकि हम लोग जो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, मैं एक चीज इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स भी आपसे समझना चाह रही थी क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर जो इजाफा देखा है उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे कैसा आता हुआ देख पाएंगे. स्प्रेड्स की बात कर ले तो BOPP और बोपेट के स्प्रेड्स किस तरीके से इस क्वार्टर के दौरान थे पिछले साल के मुकाबले, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. पिछले साल के मुकाबले बोपेट और BOPP के स्प्रेड्स में बोपेट के स्प्रेड्स कुछ गिरे हैं बट BOPP के स्प्रेड्स ऑल टाइम हाई पे हैं, नियर द ऑल टाइम हाई. तो एक शिफ्ट मिला है बिटवीन द टू कमोडिटीज जिसके चलते हुए ओवरऑल मार्जिन इम्पैक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होगा ऐसा हम लोग समझ सकते हैं.
थोड़ा इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द हाई वॉल्यूम चलते हुए। बट यस, पिछले साल से थोड़े से स्प्रेड्स BOPET में कम हैं और BOPP में काफी बढ़े हुए हैं वो स्प्रेड्स। तो ओवरऑल वॉल्यूम मिलेगा और स्प्रेड्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट, तो उसके चलते आई थिंक थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा। बट ओवरऑल में आई थिंक अगर हम FY22 की बात करें तो impact should not be much. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड सेगमेंट है उसके ऊपर मैं आपकी कुछ एक आइडिया समझना चाह रही थी। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के बारे में तो हम लोगों ने बातचीत की, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके से पिकअप आते हुए देख रहे हैं, ये सेगमेंट से कितना कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट ईयर के लिए टर्न अप हो सकता है, एक आइडिया अगर आप मुझे वहां पे क्या प्लान है उसके रिगार्डिंग बता पाए। तो इंजीनियरिंग में जो हम लोग का मेन बिजनेस सेगमेंट है वो है पैकेजिंग फिलिंग लाइंस का। जो हम पैकेजिंग बनाते हैं वो कस्टमर एंड पे प्रोडक्ट फिल करने हैं या कुछ और इंजीनियरिंग मशीन्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रिंटिंग एंड ऑल दैट कर रहे हैं, उस बिजनेस में भी हम लोग 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं FY22 में ओवर FY21। इंजीनियरिंग बिजनेस हमारे लिए इज ओनली एंसिलरी टू द मेन पैकेजिंग बिजनेस। मेन फोकस जो है वो पैकेजिंग पे है। वी आर नोन एज अ पैकेजिंग कंपनी। engineering company is business is just a subset of the whole packaging play, कि ताकि हम एक कस्टमर को पूरा दे पाए चीजें, चाहे वो पैकेजिंग ले रहा हो हमसे या पैकेजिंग फिलिंग लाइंस ले रहा हो, वो आइडिया है। बट हैविंग सेड दैट, पैकेजिंग फिल्म्स, aseptic films is our main business play. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक चीज जो मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अब हम लोग चीजें थोड़ी नॉर्मलाइज होने की कोशिश में देख रहे हैं, एक आइडिया आपने मुझे न्यूमेरिकल फिगर्स में तो बताया, पेंटअप डिमांड बाकी सारे सेगमेंट से किस तरीके से आगे रिलेट होते हुए दिख रही है। अब यहाँ से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो FY22 के ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, आपके सेक्टर के लिए किस तरीके से शेप अप हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटीज हम लोगों ने बातचीत की वो काफी ज्यादा एड ऑन होंगी, एक टोटल नंबर किस तरीके से वो होगा अगर आप मुझे आइडिया दे पाए। इंडिया में आई थिंक हम लोग FY22 में बिटवीन 11 to 14% के बीच में इंडस्ट्री लेवल पे पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं, क्योंकि पैकेजिंग फिल्म्स कंज्यूम होता है पैकेजिंग इंडस्ट्री में ही, और पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। पैकेजिंग फिल्म्स में नंबर ऑफ प्लेयर्स कम है, तो एक वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा उससे एक आइडिया लग जाता है कि पैकेजिंग भी किस रेट पे ग्रो हो रहा है। बड़े ब्रांड्स के अलावा छोटे बहुत सारे रीजनल ब्रांड्स आ रहे हैं, जो जैसे ही हम लोग इकोनॉमी में अच्छा करते हैं, लॉट ऑफ डिमांड फॉर द स्मॉल पैक्स, जो 5 रुपए वाले 10 रुपए वाले जो पैक्स हैं, उसमें पैकेजिंग की का योगदान काफी रहता है उसमें, क्योंकि उसमें पैक में कंटेंट कॉस्ट के मुकाबले में पैकेजिंग कॉस्ट भी काफी सब्सटेंशियल होता है। तो अगर हम ओवरऑल पैकेजिंग फिल्म इंडस्ट्री में 11 से 14% का ग्रोथ रेट देखते हैं, तो वो पैकेजिंग में ही ट्रांसलेट हो रहा है। वो अनऑर्गेनाइज में कुछ लोगों को मिल रहा है और ऑर्गेनाइज में कुछ लोगों को वो प्ले मिल रहा है पैकेजिंग बिजनेस में। ओवरऑल में ये ट्रेंड जो है इस ग्रोथ रेट का, डबल डिजिट ग्रोथ रेट is what is clearly visible for FY22 at least. ओके, अग्रीड सर। और इंटरनेशनल मार्केट्स किस तरीके से दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ की एक्सपेंशन प्लान्स वहां पे भी है, और पिछली बार आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ से जो डिमांड दिख रही है वो ग्लोबली भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। एक तो ये पैरामीटर, और साथ ही क्योंकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो रही है उसको किस तरीके से आप शेप अप होते हुए देख रहे हैं, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो, और
जो बाकी के फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको लेकर भी? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स चाहे नॉर्थ अमेरिका मार्केट है और यूरोप मार्केट है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं पैकेजिंग बिजनेस में, वहां पे ग्रोथ रेट्स इंडिया जैसे बड़े नहीं हैं, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी पर कैपिटा जो है वो काफी हाई है इन द पैकेजिंग। बट एक फैक्टर जो है कि अगर इंडिया में हम 11% 14% की ग्रोथ रेट देखते हैं ऑन ए सर्टन बेस, और वहां पे हम 2.5 से 3% का ग्रोथ रेट देखते हैं ऑन अ मच लार्जर बेस, तो एब्सोल्यूट नंबर्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ द न्यू कैपेसिटीज एक प्लांट की, वो जस्टिफाई कर जाते हैं। तो वहां पे परसेंटेज ग्रोथ रेट चाहे कम मिलेगा, बट वॉल्यूम वहां पे भी हमें अच्छा मिलता रहेगा। और Q4 में ये हमने दिखाया है कि 44% जो वॉल्यूम ग्रोथ मिला है वो तभी मिला है, इंटरनेशनल बिजनेस में लार्जली मिला है वो हमें वॉल्यूम ग्रोथ रेट, जो हमारी नई कैपेसिटीज आई हैं और वो हम वहां पे हम लोग एक्स्ट्रा क्वांटिटीज जो हमने प्रोड्यूस किया इन नई कैपेसिटीज से वो हम लोग बेच पाए, और आगे भी उसमें हम लोग अपने वॉल्यूम्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे FY22 में और उसके आगे। ऐसा हम लोग प्लान में लेके चल रहे हैं, एंड आप लोगों को सबको अगले 2 साल में वो रिजल्ट्स विजिबल होंगे। तो ओवरऑल पैकेजिंग इंडस्ट्री में हम लोग काफी, BOPET फिल्म इंडस्ट्री में वी आर amongst the top 2 players in the world now. So we have our own dominance in that industry, जो कि आगे चलते हुए हम उस पोजीशन को कंसोलिडेट करेंगे। अग्रीड सर। तो और FY22 में केपेक्स के रिलेटेड कितना ऑलरेडी शेपअप हो चुका है, एक प्लान आप मेरे साथ अगर शेयर कर पाए? कैपेक्स में अभी जो है हमारे पास एक धारवाड़ में साउथ इंडिया में हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम BOPET और CPP फिल्म्स का प्लांट लगा रहे हैं। एक हम असेप्टिक पैकेजिंग में अपनी कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, 3.5 बिलियन पैक से 7 बिलियन पैक्स कर रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 2 साल में हम लोग अभी टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ और कोई प्रोजेक्ट स्टेज पे कोई कंसिडरेशन में नहीं। ओके, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स शेयर करने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स कि आने वाले क्वार्टर्स में जब भी हम लोग बातचीत करें इन डिटेल ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस कर पाए। थैंक यू सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। આપણી સાથે યુફ્લેક્સ ના મેનેજમેન્ટ જોડાયા હતા અને જે પ્રમાણે સ્ટ્રોંગ નંબર્સ કંપનીએ પોસ્ટ કર્યા છે અને કેપેસિટી એક્સપેન્શનને લઈને કંપનીના પ્લાન્સ આગળ દેખાઈ રહ્યા છે। એક ડિમાન્ડ તો સારી છે જ, બટ કેવી રીતના પેન આઉટ થાય છે રિઝલ્ટ્સમાં એ પર આપણે ધ્યાન રાખતા રહીશું। એઝ ઓફ નાઉ સ્ટોક સ્ટેબિલાઇઝ થઈ ચૂક્યો છે, બટ આ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ ઘણા સ્ટ્રોંગ હતા, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। અને એની સાથે જ ક્વિકલી એક બ્રેક પર લઈ લઈએ। બ્રેક બાદ પાછા ફરીને આપણી સાથે માર્કેટ એક્સપર્ટ પ્રતીક પટેલ જોડાશે આની પર ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ માટે। सर्वश्रेष्ठ गुजराती बिजनेस चैनल, न्यूज चैनल